नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर मेरूर शिलालेख के बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। दरअसल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बीते 14 अप्रैल को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास पर चर्चा करते हुए तमिलनाडु के कांचीपुरम में उत्तर मेरूर शिलालेख का उल्लेख किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र की जननी है। इसके कई ऐतिहासिक संदर्भ हैं। यहाँ पाया जाने वाला शिलालेख ग्राम सभा के लिए एक स्थानीय संविधान की तरह है। यह बताता है कि स्थानीय स्वशासन कैसा होना चाहिए, सदस्यों की योग्यता कैसी होनी चाहिए और सदस्यों का चुनाव करने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए और कोई सदस्य कैसे अयोग्य होगा। इसके बारे में सारी जानकारी उत्तर मेरूर शिलालेख में हमको प्राप्त होती है। वैसे तो उत्तर मेरूर में सदियों से फैले कई सारे शिलालेख हैं, परंतु मोदी जी द्वारा जिसे संदर्भित किया गया वो है चोल वंश के शासक परांतक प्रथम द्वारा खुदवाए गए शिलालेख, जिन्होंने 907 से लेकर 953 ईस्वी तक शासन किया। इन्हें चोल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चोल वंश की स्थापना किस राजा द्वारा की गई थी। ये गांव के स्वशासन के बारे में विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं और इतिहासकारों तथा राजनैतिक नेताओं द्वारा समान रूप से भारत के लोकतांत्रिक कामकाज के इतिहास के प्रमाण के रूप में उद्धृत किए जाते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि उत्तर मेरूर कहाँ है। उत्तर मेरूर वर्तमान कांचीपुरम जिले में स्थित है, जो चेन्नई से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। आज यह एक छोटा सा शहर है और 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी लगभग 25,000 थी। यह पल्लव और चोल शासन के दौरान बनाए गए अपने ऐतिहासिक मंदिरों के लिए जाना जाता है। बैकुंडा पेरुमल मंदिर की दीवारों पर परांतक प्रथम के शासनकाल का प्रसिद्ध शिलालेख पाया जाता है। अब आइए जानते हैं कि शिलालेख से क्या जानकारी मिलती है अथवा यह शिलालेख क्या कहता है। शिलालेख स्थानीय सभा यानी ग्राम सभा के कामकाज का विवरण देता है। ग्राम सभा के अनेक कार्य थे, जैसे यह भूमि कर एकत्र करके सरकारी खजाने में जमा करती थी, तालाबों और सिंचाई के साधनों का प्रबंध करती थी, गांव के मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों की देखभाल, ग्रामवासियों के मुकदमों का फैसला करना, ग्राम की सड़कें बनवाना, ग्राम में औषधालय खुलवाना, ग्राम के बाजारों का प्रबंध करना इत्यादि, ये सब ग्राम सभा के कार्य थे। एक सभा होती थी जो कि विशेष रूप से ब्राह्मणों की एक सभा थी और इसमें अलग अलग चीजों के लिए विशेष समितियां थी, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि इस सभा में प्रतिनिधियों की नियुक्ति कैसे होती थी। सभा या इसे महासभा भी कहा जाता था। महासभा को पेरुगिर तथा इसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहते थे। यह ब्राह्मणों की बस्तियां थी। इसका गठन कैसे होता था, इस संदर्भ में हमें शिलालेख से यह जानकारी मिलती है कि गांव, जो कि प्रशासन व्यवस्था की लघुत्तम इकाई थी, जिसे 30 भागों या जिसे वार्ड या कुटुंब कहते थे, में विभाजित किया जाता था। इन 30 वार्डों में से प्रत्येक में से ऐसे व्यक्तियों का चुनाव किया जाता था जिनके पास 1/4 बेली लगभग 1.5 एकड़ भूमि तथा अपने जमीन पर बना मकान हो, जिनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के मध्य हो, जो वैदिक मंत्रों तथा ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञाता हो। भूमि के स्वामित्व के आधार पर एक अपवाद बनाया गया था। यदि व्यक्ति ने कम से कम 1 वेद और 4 भाष्य सीखे हों तो वो भी इसके लिए योग्य माना जाता था। व्यक्ति को व्यवसाय में निपुण और गुणी भी होना चाहिए था। इन्हीं गुणों के आधार पर व्यक्तियों का चुनाव किया जाता था। तो ये तो हो गई दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति चुनाव कैसे लड़ सकता है या उसका चुनाव कैसे किया जाएगा, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो सारी योग्यताएं हमने आपसे डिस्कस कर ली। और इसके साथ शिलालेख ऐसे कई कारकों को भी सूचीबद्ध करता है जो किसी को और उसके परिवार को अयोग्य ठहराते थे कि जो चुनाव नहीं लड़ सकता था। जैसे इनमें शामिल था कि किसी समिति में 3 वर्षों से अधिक समय तक कार्य करने वाले और सेवा करते समय समिति के आय व्यय का ब्यौरा न प्रस्तुत करने वाले, 5 महापापों में से पहले में से 4 कोई एक करना, जैसे ब्राह्मण की हत्या करना, शराब पीना, चोरी और व्यभिचार करना, बहिष्कृत लोगों से संबंध रखना और निषिद्ध व्यंजन खाने वाले लोगों को इस चुनाव के लिए अयोग्य समझा जाता था। नियमानुसार मनोनीत व्यक्तियों में से 30 सदस्य कुटुंबों या वार्ड से चुने जाते थे। योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के नाम ताड़पत्रों पर लिखकर उन्हें एक बर्तन में डाल दिया जाता था। इसके पश्चात किसी अल्पायु बालक से केवल उतने ही ताड़पत्रों को निकलवाया जाता था जितने सदस्यों को मनोनीत किया जाना था। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये जो चुनाव की व्यवस्था थी वह एक प्रकार से लकी ड्रा वाला सिस्टम था। शिलालेख सभा के भीतर अपने स्वयं के विशिष्ट कार्यों के साथ कई महत्वपूर्ण समितियों का वर्णन करता है।
30 सदस्यों में से 12 जो कि वयोवृद्ध विद्वान तथा उद्यान एवं तड़ाक समितियों के कार्यों में अनुभवी होते थे, संवत्सर वारियम जिसे वार्षिक समिति के नाम से भी जाना जाता था, उसके लिए 12 को उद्यान समिति जिसे टोट्टवारियम कहते थे के लिए, 6 को तड़ाक समिति योरवारियम के लिए चुना जाता था। इन सदस्यों की संख्या आवश्यकता अनुसार ग्रामों में अलग अलग होती थी और उनकी सेवा के लिए उन्हें कोई नियमित वेतन भी नहीं दिया जाता था। इस प्रकार ये सभाएं एक प्रकार से लघु गणतंत्र एवं प्रशासन की व्यवस्था की आधारशिला थी। इन समितियों का कार्य 360 दिनों तक चलता था। इसके बाद सदस्यों को सेवानिवृत्त होना पड़ता था। समिति में कोई भी व्यक्ति जो किसी गलत काम में दोषी होता था, जैसे कि जालसाजी में अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया गया तो उसे गधे की सवारी कराई जाती थी और उसे तुरंत हटा दिया जाता था। साथ ही शिलालेख खातों को बनाए रखने पर विशेष जोर देता था। कोई भी विसंगति सभा के सदस्यों को अयोग्य ठहरा सकती थी। अब आइए लास्ट में ये भी जान लेते हैं कि क्या ये वास्तव में लोकतंत्र का उदाहरण है। कुछ आलोचकों का मानना है कि उत्तर मेरूर शिलालेख स्थानीय स्वशासन का विवरण तो अवश्य देता है, परंतु बारीकी से निरीक्षण करने पर यह वास्तव में एक लोकतांत्रिक प्रणाली से काफी दूर है, क्योंकि सभा की सदस्यता केवल भूमि स्वामी ब्राह्मणों के एक छोटे वर्ग तक ही सीमित थी और इसमें वास्तविक चुनाव भी नहीं होते थे, बल्कि यहाँ ड्रा के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों में से सदस्यों का चुनाव किया जाता था। आलोचकों के अनुसार इसका मतलब ये नहीं है कि इस शिलालेख को लोकतांत्रिक कामकाज के लिए मिसाल के तौर पर पेश किया जाना चाहिए। खैर, इस विषय पर आपका क्या विचार है, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हम मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।